Hello everybody, welcome to my channel. Today we are going to start with chapter 1 of Indian Economic Development, class 12th, and the book which we are referring to is by T.R. Jain and V.K. Uri. This is the best reference book for economics for class 11th as well as your 12th. सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उठाएंगे, उसके बाद हम मैक्रो को उठाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैक्रो में ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें हमें डिटेलिंग की ज़रूरत है. यहाँ पे द कंसेप्ट आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, इवन मैक्रो में भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा थ्योरी आ जाती है हमारी, ठीक है? सो दैट इज़ वाई वी आर starting this book first, and after this book we'll be starting with macroeconomics. Before we start, it's a humble request कि to subscribe my channel, बिकॉज एक थोड़ा एज चाहिए ना ग्रो करने के लिए. सो दैट्स वाई. तो पॉइंट बाय पॉइंट हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज द लेटेस्ट एडिशन. फाइन. सो कंटेंट देख लेते हैं हम एक बारी. द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. फिर इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स, 5 ईयर प्लान बेसिकली. इंडियन इकोनॉमी 1915 से 1919 का स्पैन. और फिर 1991 में हमने हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, तो वो वाला चैप्टर. देन दीज आफ्टर चैप्टर 4 हमारे पास बेसिक चैप्टर आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड कंपैरेटिव डेवलपमेंट्स. हमारे नेबर से हम कंपेयर करें अपनी कंट्री को, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1. Fine. Okay. So, as the heading of the chapter says, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मतलब कि जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, ठीक है? एज वी ऑल नो अबाउट द ब्रिटिश रूल. फाइन. तो दैट इज़ व्हाट. तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. हम फीचर्स डिस्कस करेंगे हमारी इकोनॉमी के जो इंडिपेंडेंस से पहले थे, और कैसे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर उसने वो एक्सप्लॉयटेशन, जैसे ब्रिटिश के अंडर हमारी इकोनॉमी को यूज़ किया गया, यूटिलाइज किया गया, कैसे उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए हमारी इकोनॉमी को यूज़ किया, ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन तीनों सेक्टर्स के बारे में, और कैसे ये सेक्टर्स को भी यूज़ किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. फिर उसके बाद विल स्टडी अपॉन देयर एक्सप्लॉयटेशन. द इंडियन इकोनॉमी लॉस्ट इट्स मोमेंटम ऑफ ग्रोथ. इट बिकम बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई इकोनॉमी जो होती है, ठीक है? बैकवर्ड यू ऑलरेडी नो. तो कैसे हमारी इकोनॉमी एक विब्रेंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी से एक बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल. फिर हम यहाँ पे देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल. सी ऐसे वर्ड मीनिंग्स में जैसे हम कहते हैं, जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है? रूल ऑफ पीपल. सो व्हाट इज डेमो डिपिक्ट पीपल. सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, द पॉपुलेशन प्रोफाइल, राइट, ऑफ द कंट्री विटनेस 1921 एज अ year of great divide, after which country's population record a consistent rise, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो डिपेंडेंसी है एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, कौन सा वो सेक्टर है और क्यों है, और क्या क्या उसके बैकड्रॉप्स हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है? जैसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द रेलवे, ठीक है? But it is, though the introduction of it was not for the benefit of Indians but for the welfare, or for the point that will help Britishers, ठीक है? तो let us get या तो फोकस, ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग पे, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो मतलब क्या क्या फीचर्स थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस से पहले. तो जो मेन गोल था ब्रिटिशर्स का वो क्या था? उनका मेन गोल ये था कि जो हमारी इकोनॉमी है
वो उसको एक ऐसे इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दे जो उनको बेनिफिट करे। कैसे बेनिफिट करेगी? हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल अबंडेंस में था, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, तो हमारी इकोनॉमी एज अ सप्लायर हो जाए रॉ मटेरियल का, एज रिटन हेयर सप्लायर हो जाए। और दूसरा क्या है, अभी तो फर्स्ट थिंग जो ब्रिटिशर्स को चाहिए थी वो ये थी कि, या उन्होंने किया इनफैक्ट ये, तो मेन मोटिव क्या था उनका कि यहाँ से वो रॉ मटेरियल उठाएं, वहां पर गुड प्रोड्यू मतलब मैन्युफैक्चरिंग करें और एक एंड प्रोडक्ट ले आए, और जो वो एंड प्रोडक्ट आएगा वो एंड प्रोडक्ट भी हमारी कंट्री में बेचे। ये दो गोल थे। तो सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर अ सेल ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मींस रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं उनको, फिर वो वहां से गुड बना रहे हैं और फिर वो इंडिया में दोबारा उस चीज को सेल कर रहे हैं। तो मतलब रॉ मटेरियल भी हम दें और उसके बाद उनका इनकम जनरेशन भी हमारे से ही हो बाय सेलिंग अस दैट गुड। ठीक है। अकॉर्डिंगली ऑल मेजर्स अंडरटेकन बाय देम हैड दिस अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव इन माइंड। तो मतलब ये मेन ऑब्जेक्टिव है और इसी के अराउंड जो है हम देखेंगे वो सारे अपनी फंक्शनिंग इन्हीं दो बेसिस के अराउंड कर रहे हैं। ठीक है। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, अब बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब अभी तो वी आर डिस्कसिंग, हमने स्टार्ट किया कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल था। अब यहाँ पे जो हम ये छोटा सा पैसेज पढ़ेंगे, दिस इज रिलेटेड कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो उनके आने से पहले हमारी बहुत एक विब्रेंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, मतलब कि इट वाज वेरी सक्सेसफुल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर के स्पैन पे देखें तो इट वाज सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी? मतलब कि उसके पास वो सब कुछ था जो चाहिए था। ठीक है। तो इट इज सेल्फ कंटेन्ड। सो एग्रीकल्चर फ्रंट पे वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल स्टफ टू बी इन्वेस्टेड, हमारे पास सारी चीजें थी। ठीक है। वेयर कल्टिवेटर्स देमसेल्व्स वर द ओनर ऑफ द लैंड, मतलब कि जो उस लैंड पे काम कर रहा है वही उसका मालिक है। ठीक है। अब इस सिस्टम को बदल दिया ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे ये तीसरा लिंक ले आए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे जमींदार्स और फिर उसके बाद उनका ओनर और फिर वो जो टैक्स देगा ब्रिटिशर्स को, ऐसे उन्होंने चेन्स बना दी। उस चेन की वजह से भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ठीक है। तो ये चीज हमें नोट करने की है कि एग्रीकल्चर फ्रंट पे जो है जो कल्टीवेट करते थे लैंड को वही लैंड के ओनर्स थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। मेजरली हमारा मेन जो चीज एक्सपोर्ट होती थी इंडिया में, इंडिया से, वो थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। वी वर वेरी गुड एट दोज। आर एक्सपोर्ट्स enjoyed global reputation. Silk, cotton, textile were famous for their fine quality and the metal and precious stone work were also famous. ठीक है। तो इतना पॉइंट हम यहाँ से मेक आउट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, उनके आने से पहले वी वर ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा था और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड पे काम करे वही उसका ओनर है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि हमारी एक पूछ थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। वी वर ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। फाइन। अब देखते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या क्या चीज हुई। राइट। ओके। बट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल marked the beginning of a systematic exploitation of Indian economy. See the wordings that they have used. Systematic exploitation. Exploitation तो ठीक है किया उन्होंने, exploitation अपने लिए यूज किया हमारी इकोनॉमी को। ठीक है। पर एक सिस्टम के तौर पर, एक सिस्टमैटिक वे में, ऐसे नहीं कि आए यूज किया चले गए, नहीं, प्रॉपर फंक्शनिंग करी उन्होंने। ठीक है। तो वही है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। फाइन। So agriculture sector was exploited as a source of revenue. Industrial sector was destroyed by exploiting the domestic market for the British प्रोडक्ट्स। अब देखो इसमें शॉर्ट में आपको बताया हुआ है, यही चीज हम डिटेल में करेंगे, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं चीज। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया गया एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि अब जहां पे हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की कि रॉ मटेरियल चाहिए था, उनका मेन गोल था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने ऐसे यूज किया कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाए ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है। तो यहां से रॉ मटेरियल लेंगे,
अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या किया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर यहाँ पे रहेगा इंडिया में तो बाहर से गुड्स कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, ब्रिटिशर से गुड्स कोई नहीं लेगा, तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसको खराब करो, यहाँ पे जो सिस्टम है उसको खराब करो ताकि लोग बाहर से जो है गुड्स को, बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं उनको खरीदें, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वॉज encouraged to promote supplies to the British industry. Import of the British goods was encouraged to give impetus to the industrial revolution then happening in ब्रिटेन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो है रॉ मटेरियल का दैट उसको इनकरेज करो, ठीक है, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं ब्रिटेन में उनको रॉ मटेरियल मिले, और इंपोर्ट जो है उसको एनकरेज करो ताकि जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है ना उसको टू गिव इम्पिटस, मतलब उसको मोमेंटम देने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज़ है यहाँ पे पैरेलली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, तो वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, डेवलपमेंट हो रही है, पर अगर उन गुड्स को जो आप प्रोड्यूस करें कोई खरीद ही नहीं रहा है तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट इंडस्ट्रीज, फिर तो लॉस में लॉस, ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहो, कुछ मिलेगा नहीं, ना कोई प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये दो चीज़ें थी, देखो जैसा मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि यही दो पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जिसके अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व होगा, और यही चीज़ें हैं जो रिपीट होती रहेंगी बार बार। सो द थिंग इज जस्ट फोकस ऑन द वर्डिंग्स दैट दे आर यूजिंग, ठीक है। और इजीली मैं बायलिंगुअल, लाइक आई एम रीडिंग इन इंग्लिश देन आई एम कन्वर्टिंग इट इन हिंदी एंड देन एक्सप्लेनिंग यू, तो इससे आपको इजीली याद होगा, और जितनी बार रिपीट हो रहा है आई वोंट बी स्किपिंग, हम हर एक पॉइंट को रीड करेंगे बार बार ताकि हमें वो चीज़ लर्न हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब owing to systematic exploitation of agriculture and industrial sector and restructuring of India's foreign trade in favor of British economy, India changed from a vibrant economy to a stagnant and a backward economy, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, या इन्हीं दो मेन फैक्टर्स की वजह से हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड और एक स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई, ठीक है, जो रुक जाती है, बैकवर्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं फीचर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी, तो द फर्स्ट इज स्टैग्नेंट। On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. A stagnant is a one which shows little or no growth in income. This is the exact language that you are getting, exact definition that you are getting. So what is a stagnant economy? जिसमें थोड़ी या फिर कोई भी इनकम में ग्रोथ नहीं दिखती है। अब इनकम में ग्रोथ नहीं दिखती है, ऑलरेडी तुमने इकोनॉमी में ये पॉइंट पढ़ा होगा कि इकोनॉमी की इनकम से हमारा क्या मतलब है, बट नहीं पढ़ा है तो मैक्रो में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट रखो, एक इकोनॉमी की इनकम, ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दे नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। अब व्हाट इज दिस इनकम, अब क्यों चाहिए हमें इनकम, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये राइज हो जाता है, इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, व्हाई वी नीड अ नेशनल इनकम, व्हाई वी नीड अ पर कैपिटा इनकम। उसके लिए हमें व्हाई का आंसर समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एक मतलब नेशनल इनकम इनफैक्ट होता क्या है, व्हाट इज अ नेशनल इनकम, राइट। तो अगर हम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, सो नेशनल इनकम इज बेसिकली, अगर हम सिंपल टर्म से बोले तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज आपकी कंट्री के अंदर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उनका टोटल इज योर नेशनल इनकम, ठीक है। बट ये चीज यहाँ पे मैंडेटरी है कि वो आपके डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर हो, विद इन इट्स डोमेस्टिक बाउंड्रीज और आउटसाइड, ये चीज है। तो बेसिकली जो नेट अमाउंट ऑफ इनकम है सारे गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इज अ नेशनल इनकम इज, ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो नेशनल इनकम में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, व्हाट डू वी इंक्लूड इन नेशनल इनकम। सो ऑल्दो तुम्हें मैक्रो में पढ़ोगे बट लेट मी डिस्कस दिस। नेशनल का फॉर्मूला होता है C प्लस G प्लस I प्लस X प्लस F माइनस D। अब ये क्या है, देखो C इज फॉर कंजप्शन,
जितना आपने कंज्यूम किया है। फिर जी होता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आई इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद एक्स होता है आपका नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और एफ होता है आपका नेशनल रेजिडेंस फॉरेन प्रोडक्ट्स, और डी होता है आपका नॉन नेशनल रेजिडेंस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब देखो, ये लास्ट वाले 2 पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, वही डिस्कस करते हैं हम। नेशनल रेजिडेंट्स फॉरेन प्रोडक्शन। अब नेशनल रेजिडेंट्स फॉरेन प्रोडक्शन क्या होता है? मतलब कि जो आपके नेटिव्स हैं, जो आपके कंट्री के लोग हैं, आपके नेशनल रेजिडेंट्स हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्री में गए और वहां से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो इंडिया में भेज रहे हैं, तो दैट विल बी काउंटेड इन योर नेशनल इनकम। यस, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है? जो सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं बाय योर रेजिडेंट्स विद इन अ कंट्री और आउटसाइड, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आते हैं उसमें, ठीक है। और नॉन नेशनल रेजिडेंट्स डोमेस्टिक इनकम, मतलब अब फॉरेन से भी तो लोग यहाँ पे हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कंट्री में भेजेंगे ना, यहाँ थोड़ी भेजेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अ नेशनल इनकम इज। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को डिस्कस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां से हमें एग्जैक्टली रेशो पता चल जाते, नंबर में भी पता चल जाता कि क्या हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मतलब क्या वो उतना प्रोड्यूस कर रही है जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है ना कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इलिटरेसी का कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा था, मतलब वी वर नॉट वेरी मच लिटरेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो और अब पता नहीं है और ब्रिटिशर्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग। अच्छा, नेशनल इनकम ने डिस्कस कर लिया, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मतलब पर कैपिटा इनकम होता है, देखो जैसे नाम ही बता रहा है उसका, पर कैपिटा इनकम, मतलब कि जो पैसा अर्न कर रहा है एक बंदा, ठीक है, हर एक बंदा कितना अर्न कर रहा है एक नेशन के अंदर, दैट इज व्हाट इज अ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया इसको। तो दैट इज वाई देयर वर सम इम्पोर्टेंट पीपल हु कम अप एंड उन्होंने इसको लेकर आए, मतलब एस्टिमेट किया। ऑब्वियसली यू कैन एस्टिमेट इट। तो वो कौन थे? दिस इज अ इम्पोर्टेंट फीचर। So that is Dadabhai Naroji, William Digby, Finlay Shiris, V.K. R.V. Rao and R.C. Desai was some notable individuals who attempted to estimate India's national and per capita income. Of course, these estimates yielded conflicting results. अब अब इन्होंने जो है दीज इम्पोर्टेंट पर्सन्स, इन्होंने ट्राई किया। अच्छा, एक और चीज़ है, जो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट करा गया था वो वी के आर वी राव जी ने किया था 1931 टू 32 में। बट इसके एफर्ट तो 1881 में स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। पर ऑब्वियसली तो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट बाय प्रोफेसर वी के आर वी राव वॉज डन इन 1931-32, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट्स रिवील दैट कंट्रीज, अब इसका रिजल्ट क्या आया? कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% and growth in per capita output per year was a meager 0.5%, which is very 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 less. तो ये एस्टिमेट ने ये रिवील किया कि जो हमारी ग्रोथ है, एग्रीगेट मतलब होता है सम, ठीक है। तो रियल आउटपुट की अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द 20th century, वो 2% से भी कम था और पर कैपिटा आउटपुट वॉज 0.5%, ठीक है। दिस नंबर यू हैव टू लर्न, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वर मिजरेबली लो, एपिडेमिसिस एंड फेमाइन्स वर अ रिकरिंग फिनोमेना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, अब तुम सोच के देखो, थिंक ऑफ द सिचुएशन। क्या कीमत थी इंसान की उस टाइम पे? उस टाइम पे इन द सेंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, बिल्कुल नहीं थी। प्रॉपर नॉट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ फॉर देयर, काम ही काम करवाए जा रहे हैं, आपको पीट रहे हैं, ठीक है। और आप आपसे लमसम अमाउंट ऑफ मनी निकलवा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका सारे फ्रॉम योर फूड ग्रेन्स टू योर हाउस,
उनका कंट्रोल है, ठीक है। हेल्थ केयर नहीं है अच्छा, एजुकेशन तो भूल ही जाओ। और एजुकेशन अगर लेकर भी आ रहे हैं तो उनको ऑफिशियली वो पोस्ट हायर ऑफिशियल जॉब्स प्रोवाइडेड नहीं थी, लोअर प्रोवाइडेड थी। वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स बैठते थे हाई पोस्ट पे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन थी हमारी इकोनॉमी की। अच्छा, स्टेगनेंट हमारा हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है बैकवर्ड। तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी कब बोलते हैं? जब उसकी बहुत कम पर कैपिटा इनकम होती है, मतलब अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न कर रहे हैं पर पर्सन इन अ नेशन वो बहुत कम होता है। अगर हम बात करते हैं 1947-48 की, तो पर कैपिटा इनकम जो थी इंडिया में, दैट वाज जस्ट ₹230। बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत गरीब थी, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था, सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा था, क्लोथिंग नहीं थी, शेल्टर नहीं थी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थी। वो तो ऑब्वियसली है, क्योंकि एम्प्लॉयड भी कौन थे? जो बाहर से एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, फिर उनको भी वो पोस्ट मिल रही थी जो बिल्कुल लो है, ठीक है। सो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। अब वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो वो वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया, अब ये वाला पॉइंट है। अब उनका मेन मोटिव क्या था कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिके। तो उन्होंने क्या करना था? जो यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय करो। अगर यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये जो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, दैट वाज देयर टू कंट्रीब्यूट इन पॉवर्टी। फिर थर्ड है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ना वो सुप्रीम था तीनों सेक्टर्स में से, ठीक है, ठीक है। दैट वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। अब 72% ऑफ द पॉपुलेशन ये सब एग्रीकल्चर में एंगेज थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने, वो सिर्फ 50% किया है। जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिलती है कि कितना बैकवर्ड है। देखो, सोच के देखो, 72% इज नॉट अ लेस नंबर। इतने ज्यादा लोग जो हैं आपकी इकोनॉमी के, दे आर देयर इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ 50% आ रहा है, ठीक है। तो लो प्रोडक्टिविटी हम देख सकते हैं इस चीज से, जिसकी वजह से जीडीपी में लो कंट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्लीक से क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब जिसमें कम ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या धीरे ग्रोथ हो रही है। ब्रिटिश रूल से पहले, जैसा कि हमें पता है, हम हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते थे, बट ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों कर दिया गया? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रुइंड। अब देखो, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री बेनिफिट क्या करती है? देखो, एक लाइक 6 to 7 ग्रुप ऑफ पीपल हम ले लेते हैं, या फिर 10 से 15 ले लेते हैं, चलो एस्टिमेट 10 से 15 ले लिए। अब यहाँ पे एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, फिर प्रॉफिट जनरेशन भी हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा वर्क करेंगे, फिर जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन स्प्लिट होगा, ठीक है। So that is what benefit the small scale and cottage industry does. Heavy industry showed a bleak growth and for the bulk of capital goods requirement. अब जो ये हैवी इंडस्ट्रीज से क्या मतलब है? जैसे स्टील, मेटल इंडस्ट्रीज जो है, इनमें भी हमें कम ग्रोथ देखने को मिली। क्यों? फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट वी वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब मशीन्स वगैरह पे की बात करते हैं हम, तो ये मशीन्स वगैरह हम खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे। कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो हम वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, तो इनके लिए हमें उन पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। फाइन। देन फिफ्थ इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो अब जो हमारी कंट्री थी, इंडिपेंडेंस से पहले के फीचर्स हैं ये सारे, ठीक है। ठीक है। तो हमारी कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई थी इम्पोर्ट्स पे, पर्टिकुलरली जैसे हमने पिछली बार अभी डिस्कस किया कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट में, पर्टिकुलरली मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्म्ड फोर्सेस जो थे हमारे कंट्री के,
दे वर ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर, अब इकोनॉमी जीरो पे जा चुकी है, प्रोडक्शन कुछ कर नहीं रहे हो, इम्पोर्ट इम्पोर्ट पे आ रहे हैं, ऐसे ही आर्म फोर्सेस में इम्पोर्ट कर रहे थे. Besides several consumer goods like these machines, machines, medicines, kerosene, oil, bicycles, etc., used to be imported from abroad. तो देखो कितनी बेसिक चीज़ें, मेडिसिन सबसे हार्मफुल, नॉट हार्मफुल, सबसे disturbing element जो है वो medicines, like medicines was also the one which we were importing. Then the sixth one we have the limited urbanization. लिमिटेड अर्बनाइजेशन से मतलब है कि बहुत कम लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं. जैसे कि 1948 की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 14% ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी और 86% रूरल एरियाज में. और रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी. तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर मेजर रोल प्ले करता था, और रूरल पॉपुलेशन के लिए या रूरल एरियाज के लिए एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. तो दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ दैट एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. फिर है हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. जो हमारी इकोनॉमी थी वॉज नीदर होली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट. मतलब ना तो हम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव पे ही थे, ना हम कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव पे ही थे. मतलब क्या है इसका, ना तो गवर्नमेंट रूल ही है हमारा, ना हमारा प्राइवेट रूल ही है. गवर्नमेंट रूल में क्या होता है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आम आदमी को. प्राइवेट रूल में क्या होता है, कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री मतलब मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड हो जाता है आपका. ठीक है, डिमांड और सप्लाई वाला रूल. ठीक है. तो मिक्स्ड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करेगी, और बाकी जो ये प्राइवेट रूल है मतलब कैपिटलिस्ट है यहाँ पे वो वर्क करेंगे. तो दोनों एक साथ वर्क करेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का काम होगा एज अ फैसिलिटेटर. तो फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस. ठीक है, फाइन. ब्रीफली वी कैन स्टेट दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो इकोनॉमी है was characterized with low level of economic development. It was developed only to the extent it could serve the colonial interest of the British government. Railways, ports, post and telegraph were developed. This was to promote the process of colonial एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. मतलब डेवलपमेंट हुई इन सेक्टर्स में, लेकिन ये इसलिए नहीं हुई ताकि हमारी इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट हो, नहीं, ताकि वो इजीली जो है यूटिलाइज कर पाए हमारी इकोनॉमी को. यूटिलाइज इज अ पॉजिटिव वर्ड, एक्सप्लॉयटेशन इज अ नेगेटिव वर्ड. ओके, तो थोड़ा ब्रीफ इजीली मैं समझा रही हूँ उसको. ठीक है. इट वाज directed towards the protection and promotion of economic interest of the Indian economy rather than Indian. I read something wrong. It was directed towards the protection and promotion of the economic interest of the British economy rather than Indian economy. ठीक है, फाइन. सो फार जो भी हमने कंसेप्ट किया ना दैट इज वेरी इजी. बस अब तुम्हें लर्न क्या करना है इसमें से. देखो, सबसे पहला थिंग जो तुम्हें ये वाला पॉइंट कर लेना कि पहले क्या था और बाद का क्या रूल है, वो इसी पैसेज में हो जाएगा, इसी पैरा में हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है. और फिर उसके बाद फीचर्स पे आते हैं. तो वी हैव हेडिंग, स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, डोमिनेंस था एग्रीकल्चर में, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके नीचे यू हैव टू पुट अ फ्यू पॉइंट्स. एंड विद दिस वी आर एंडेड विद द फर्स्ट टॉपिक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है. तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इकोनॉमी इज प्राइमरी ऑन एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है. 72% ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. However, this sector suffered from deep stagnation and chronic backwardness. अब प्रिंसिपल फीचर्स हम देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के. ठीक है. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हर जगह ये वर्ड मिलेगा. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले. लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक कर लीजिए. देखो, प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होता है. प्रोडक्शन होता है आउटपुट, टोटल आउटपुट. हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है आपकी बार. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना. वाई प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. बहुत माइनर डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है.
प्रोडक्शन मतलब कि टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी मतलब कि आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्शन में तो आप डायरेक्टली आप बोल रहे हो कि भाई इतना हमारा आउटपुट हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में आप आउटपुट रेफर करो किस रिलेशन में, कि कितना लैंड के अकॉर्डिंग आउटपुट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा मान लो मैंने प्रोड्यूस किया 50 टन्स, दैट इज माई प्रोडक्शन। 50 टन्स कितनी जमीन से आपने, कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड से प्रोड्यूस किए, दैट इज व्हाट प्रोडक्टिविटी इज। Both production as well as productivity were found to be extremely low on the eve of independence. This was a result of lack of means with the farmers and lack of incentive to the tillers of the soil. अब यहाँ पे एक टेबल है जो शो करिए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। वीट की अगर हम बात करते हैं तो 1947 में दिस इज प्रोडक्टिविटी केजी पर हेक्टेयर, और ये लाख टन्स में है, तो 660। और अब देखो 2021 में, तो ये 1947 और 2021 का रेशो इजीली बता रहा है कि किस लेवल से नीचे था हमारा प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज द टेबल विच इज डिपिक्टिंग द सेम। और राइस का फिर है, अच्छा वीट का डिस्कस कर लेते हैं, राइस का यू कैन सी योरसेल्फ 660 और अब है 3464 kg पर हेक्टेयर। If we talk about 64 lakh ton and 1095 lakh ton हमारा प्रोडक्शन है 2021, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वाज नियरली 5.2 टाइम्स लोअर इन 1947 अब के टाइम से, और राइस 4 टाइम्स लोअर। Productivity continue to be low despite the fact that area under cultivation tends to expand owing to pressure of population. Likewise, the level of output of wheat was nearly 17.1 times lower and that of rice was 5.5 times lower in 1947. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इन द सेंस 5.2 टाइम्स और 4 टाइम्स कम थी, और आउटपुट मतलब प्रोडक्शन 7.1 और 5.5 टाइम्स लोअर था। हालांकि ये नंबर्स हैं, दिस इज नॉट मच इन रिक्वायर्ड टू डू, बट फिर भी एक एस्टिमेट पता होना चाहिए, ठीक है। विद दिस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक यूनिक सिस्टम प्रोवाइड किया लैंड सेटलमेंट का। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, द ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल। अब ये किस सिस्टम के बारे में बात करें? दिस इज व्हाट अ जमींदारी सिस्टम इज। सो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट and was particularly implemented in the then Bengal presidency. अब क्या था इस सिस्टम में, पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं। देखो इस सिस्टम के अंदर आई वांट अ स्क्रीन टू राइट डाउन, जस्ट अ सेकंड। देखो ये सिस्टम था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले हमारा एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, जैसा कि हमने देखा, पहले आ गई गवर्नमेंट, ठीक है, राइट। फिर आ गया ओनर, फिर आ गया ओनर, और फिर आ गया हमारा टेलर। अब जैसा हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि जो लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, यार इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, लीव इट। चलो देखो इधर, लेट मी क्रॉप द स्क्रीन, ठीक है, चलो देखो, फाइन, हैव अ लुक। देखो सबसे पहले आ गई हमारी गवर्नमेंट, फिर आ गया ओनर, और फिर आ गया टेलर। मतलब कि सबसे ऊपर हमारी गवर्नमेंट है। अब वो गवर्नमेंट जो है वो ओनर को बोल रही है कि भाई इतना गुड़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मेरे को इतना टैक्स चाहिए, ठीक है। अब ओनर जो है वो एक्सप्लॉइट किसे करेगा? टिलर को। अब इस सिस्टम में मिडिल मैन आ गए, मिडिल मैन आ गए,
और अ सिस्टम ऑफ लैंड, अब देखो इस पैसेज में देखो, अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू मिडिल मैन कॉल्ड जमींदार्स एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड पेजेंट्स। तो अब ये तीसरा जन आ गया बीच में। पहले या तो गवर्नमेंट जो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे पेजेंट से, पर ऐसा नहीं है। अब बीच में एक पर्सन है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है टिलर से, वो लिंक्ड है विद द जमींदार। और जमींदार जो है वो काम करने के लिए बोलेगा टिलर को, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उससे अनपेड वर्क करवाएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो सिस्टम है इट कॉज्ड ड्रास्टिक लॉस टू द पुअर पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा इमेंस हार्म हुआ peasants को। अब जमींदार वे रिकॉग्नाइज एज अ परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड। अब ये जो जमींदार हैं ये मालिक हैं जमीन के, which implied that the profits generated from the cultivation were to accrue to zamindars instead of the cultivators। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? देखो, मतलब जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा कल्टीवेशन से, वो किसके पास जाना चाहिए? जमींदार के पास, ना कि जो उस पर काम कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर जमींदार जो है उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है पे करना पड़ता था एज अ फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। तो अब ऑब्वियसली अब प्रॉफिट जनरेशन उनके हाथ में रहेगा और टैक्स भी वो पे करेंगे, तो इट इज अ चांस कि प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द टैक्स दे पे। So zamindars were free to extract as much from tillers of the soil as they could। अब उनको अपना देखना है ना, इस सेंस में दे सी देयर प्रॉफिट। तो अब गवर्नमेंट को वो टैक्स दे रहे हैं और प्रॉफिट जो भी है उन्हें चाहिए अपने लमसम अमाउंट में, तो जितना ज़्यादा वो ले सके पेजेंट से, टेलर से, वो उतना ज़्यादा ट्राई करेंगे। इनफैक्ट द ओनली इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन इग्नोरिंग द plight of the tillers। The zamindars did nothing to improve the condition of agriculture। तो जितना ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट कर सके टेलर्स को, उतना ज़्यादा वो करें फॉर देयर प्रॉफिट। ठीक है, नाउ ओनर्स ऑफ द सॉइल वर्सेस द टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो ये देख लेते हैं एक बार। ओनर्स ऑफ द सॉइल कौन थे? जमींदार। और टिलर्स कौन थे? पेजेंट्स या फिर लेबरर्स जो वहां पे काम करते हैं। तो ये पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तुम्हें मेंशन करना है कि जो वहां पे काम कर रहा है और जो उस जमीन का मालिक है वो दोनों अलग है। ठीक है, फाइन। The implication of land settlement system were alarming for the farmers and the farming. Most importantly, it led to the unlimited exploitation of tillers by the, अब ये तो इन्होंने सिस्टम समझाया वो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप वाला। ठीक है, मतलब जमींदारी सिस्टम समझाया क्या था उसके अंदर। ठीक है, 3 पॉइंट्स, वेरी इजी, बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में। और उसके बाद ये बता रहे हैं हम इसमें प्रॉब्लम क्या आई। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया टेलर्स को जमींदार के द्वारा। जो रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड बाय जमींदार विच लेड टू द फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ टेलर्स ऑफ द सॉइल। अब ये रेट बढ़ा देते जब ही, जिसकी वजह से अब ऑब्वियसली देखो, एक तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले वो एक्सप्लॉइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खींच रहे हैं। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे ये जो पेजेंट्स वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये पैसे नहीं दे पाएंगे तो ये लैंड छोड़, वो काम छोड़ देंगे। ठीक है, पर क्या ये ऐसा होने देते हैं? नहीं, वो अब अनपेड वर्क करवाएंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, अब तुम्हें करना पड़ेगा जब तक वो कर्जा खत्म नहीं होता। और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं, देखा होगा ये तुमने। ठीक है, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू हैपन। अब टिलर्स का जो स्टेटस है वो एक लैंडलेस लेबरर की तरह हो गया, जैसे मजदूर जिसे हम बोलते हैं। उनकी लैंड नहीं है पर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन प्रॉफिट पे उनका हक नहीं है। थर्ड इज फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शलाइजेशन क्या होता है? देखो, दो तरह की पॉइंट होते हैं कल्टीवेशन की, अगर हम बात करते हैं दैट इज कंसर्न हेयर, यहाँ पे मेंशन भी है, कमर्शलाइजेशन एंड सबसिस्टेंस कल्टीवेशन।
कमर्शियल कल्टीवेशन और सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन। सब्सिस्टेंस एज द वर्ड सेज, जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो चीज़ों को अपने लिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, वहाँ पे मैं फार्मिंग कर रही हूँ, और वहाँ से जितना भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो मैं अपने कंजप्शन के लिए रख रही हूँ, अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख रही हूँ। लेकिन कमर्शलाइजेशन में क्या होता है, जब आप उस चीज़ को बेचने लग जाते हो। अब जैसे मैंने आई एम बिग पीस ऑफ लैंड आई ओन, अब वहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, कुछ तो मैंने अपनी फैमिली के लिए रख लिया एज अ स्टॉक। अब जो एक बचा हुआ है, क्योंकि आई प्रोड्यूस 50 kg, फॉर एग्जाम्पल 50 टन्स, ज़्यादा ही हो गया ठीक है, 50 टन्स ऑफ व्हीट मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली 50 टन्स इज वेरी ह्यूज। तो वो क्या मैं अपने लिए रखूंगी? नो, आई विल सेल इट। ठीक है, तो वो कमर्शलाइजेशन है जहां पे हम उसको मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब उस चीज को हम खुद के कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करें, दैट इज सब्सिस्टेंस। जब हम मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें, दैट इज कमर्शियल। सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था उस टाइम पे, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। वर्ड्स को देखो, लोग चाहते नहीं थे वो चीज करना, पर ब्रिटिशर्स ने करवाई है वो। ठीक है, टू कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द मार्केट, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स टू कॉप विद द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ के। फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो इंडिगो प्रोड्यूस करें। अच्छा, एक इंडिगो का ना बैकड्रॉप है, वो हम डिस्कस करेंगे, पहले वाला पॉइंट देखते हैं। एज इट वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल, द फार्मर्स वर ईदर लुर्ड और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, तो इंडिगो का क्या बैकड्रॉप है कि भाई अगर आप इंडिगो ग्रो कर रहे हो ना उस लैंड पे, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। और उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है मतलब कि अब वहाँ पे आप कोई और क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अ बैकड्रॉप। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फोर्स किया इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, उनको फोर्सफुली पैसे लो, एडवांस लो, करो काम। ठीक है, इंडिगो प्रोड्यूस करो, ऐसे करा जाता। नाउ प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market from their own substance। अब देखो क्या हो सकता है, अगर आप कमर्शलाइजेशन कर रहे हो तो बिग प्लॉट ऑफ लैंड है, आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, और अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ गए, ड्रॉट पड़ हो गया, या फिर रेनफॉल नहीं हुई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी इतनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप तो डूब गए भाई। तो दैट इज द बैकड्रॉप ना। Switching from subsistence to cash crop raised credit needs of farmers, which led to their perpetual indebtedness। फिर वो कर्जे में ही डूबते चले गए। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। वही इरिगेशन वाला पॉइंट अभी डिस्कस किया ना, तो अभी आया हुआ। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट और जमींदार, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई साहब कि वो इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज कर सके, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन चाहिए। और परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन वाज अ फार क्राई। अब इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी इतनी अच्छी, एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंड होता, और रेनफॉल बारिश आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। फूड कंट्रोल, सॉरी सॉरी, फ्लड कंट्रोल, drainage and desalinization of the soil, which could have led to increased productivity of sector, were totally neglected। right? okay, कितने पॉइंट्स रह गए इसके अंदर? सो विल बी डूइंग दिस एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली एज इट्स अ वेरी लॉन्ग, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। नो इश्यूज। ओके, देन द फिफ्थ इज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ये बीच में घुसा दिए इन्होंने ये ओनर्स, और इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हुई है टिलर्स को। ठीक है, सो आई एम रीडिंग ऑफ दिस इज वेरी इजी। ठीक है, if I feel something is there, तो you can just put down in the comment section, I'll discuss it। अच्छा, ये वाला बॉक्स हम देख लेते हैं। indebtedness of tillers of the soil and conspicuous consumption of owners of the soil during the British rule, while tillers of the soil confronted absolute poverty and accepted indebtedness as their way of life, the owners of the soil were indulged in the conspicuous consumption। The tillers of the soil viewed agriculture merely as a source of subsistence. The owners of the soil viewed it as a hereditary source of income without investment। So these all are the one which we discussed already। Now the sixth point is small and fragmented holdings।
लैंड होल्डिंग्स वे बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड, मतलब फ्रेगमेंटेड ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. होल्डिंग्स मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर. ठीक है. अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, yielding लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट. अच्छा, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का क्या बैकड्रॉप है? देखो, अब एक प्लॉट तुम्हारा यहाँ है, एक प्लॉट तुम्हारा इतने किलोमीटर दूर है, तो तुम एक पहली चीज तो बड़े अमाउंट में एक तरह की क्रॉप उगा नहीं पाओगे. ठीक है. ऊपर से यू हैव टू गो टू सेवरल, मतलब एक टाइम यहाँ एक टाइम वहाँ, तो यू कैन नॉट गिव योर प्रॉपर वॉच ऑन अ क्रॉप. ठीक है. और स्मॉल सेक्शन में आप प्रोड्यूस ही कितना, मतलब आप प्रोड्यूस कितना करोगे? थोड़ा सा ही तो प्रोड्यूस कर पाओगे ना, और वो भी आपकी फैमिली को चाहिए. फिर उस पे आ गए आपके ओनर्स. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट. और फिर कमर्शियलाइजेशन भी करनी है. ठीक है. फिर सबसिस्टेंस आउटलुक. फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज अ मींस ऑफ सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग जहाँ पे क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली. दिस इज, देयर इज लिटिल सरप्लस left for the scale in sale in market, implying a lack of commercial outlook. Accordingly, backwardness prevailed and poverty dominated. अच्छा, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि अभी तो हम पढ़ रहे थे कि फोर्स कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं सबसिस्टेंस आउटलुक है. देखो, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती कराया कि आप मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को, लेकिन लोगों का क्या आउटलुक था कि वो सबसिस्टेंस फार्मिंग ही करेंगे, मतलब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करेंगे, सेल आउट नहीं करेंगे. ठीक है. और सेल आउट भी अगर होगा तो बहुत कम होगा ना. eve of independence, Indian agriculture was both backward as well as stagnant. Backwardness of agriculture is explained in the terms of these characters of agriculture on the eve of independence. This is basically a sum of all. Low production, low productivity, lack of investment in agriculture infrastructure, small and fragmented holding, subsistence outlook. Stagnation of, देखो ये important है, backwardness जो है agriculture का वो इन points की वजह से है, whereas stagnation in points की वजह से exploitation, land settlement, forced commercialization, gulf between owners of the soil and tillers of the soil. ठीक है. तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको ऐसे ही आप मेंशन करना वेन एवर यू आर राइटिंग दिस आंसर. तो यू हैव टू कैटेगराइज दिस टू, एक तो बैकवर्डनेस वाला, एक स्टेग्नेशन वाला. ठीक है. पार्टीशन ऑफ कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट. तो जैसे पार्टीशन हुआ तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया. जैसे 82% ऑफ पॉपुलेशन हमें मिली, लेकिन 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया हमारे पास था. रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज तो जैसे कि वेस्ट पंजाब और सिंध, ये पाकिस्तान के पास चले गए, और इसकी वजह से फूड क्राइसिस हमें देखने को मिले पार्टीशन के टाइम पे. एक और पैसेज ये वाला छोड़ा था आई थिंक हमने, फेमाइंस वाला. हाँ, फेमाइंस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो बहुत फेमाइंस क्या होता है? जब सीवियर शॉर्टेज होती है फूड की, रिजल्टिंग इन वायलेंट हंगर एंड स्टारवेशन. ठीक है. 1760 से 1943 तक इंडिया वॉज हिट बाय टेरेबल फेमाइंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. मोस्ट सिग्निफिकेंट जो थी वो थी फेमाइन ऑफ बंगाल 1769-70 की. ठीक है. 85 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, बट लेट्स सी अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो. रूल, सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज, ये वाला सिस्टम था. विलेज कम्युनिटीज इंक्लूडेड फार्मर्स एंड द फंक्शनरीज. क्रॉप फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, ये दोनों थे. सर्विस और बाकी लोग ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, वॉशरमैन एंड शू मेकर की तरह काम करते थे. कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं था जैसे जमींदार एट अ टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, स्टेट और फार्मर्स के बीच में. स्टेट जो थी वो डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू पे करती थी किंग को. ठीक है. राइट. दिस इज व्हाट, यस, prosperity and stability were the key characteristics of life in rural India. Thus, the French traveler Bernier described Bengal in 17th century as richer than Egypt, producing amply for uh, self-consumption and exporting in abundance. Now, in the next video, we'll be doing industrial sector. The chapter is little big, तो हमें इसको parts में divide करना पड़ेगा. Foreign trade,
फिर demographic profile, occupational structure, infrastructure. I think infrastructure is last. Yes. So these all will be covered in the next video. And do subscribe to my channel and put down your doubts in the comment section. Thank you.